छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्री से क्लास लेकर आए हैं और ये 27वीं क्लास है। प्राचीन भारत, गुप्तोत्तर काल या प्रारंभिक मध्यकाल। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सामंती व्यवस्था का के कार्य के अनिवार्य तत्व हैं? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? देखिए, नंबर 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो क्या होगा इसमें? ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या दे रखा है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। नंबर 3 दे रखा है, सामंत तथा उसके आधिपत्य के मध्य स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय एवं सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना आदि सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। ये दोनों अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है ना? क्योंकि सामंती व्यवस्था पूर्व मध्यकालीन शासन तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका उद्भव भूमिदान के से उत्पन्न कारणों से हुआ माना जाता है। इसके अंतर्गत शक्तिशाली सम्राट अपने अधीनस्थ शासकों सामंत से कर लेता था। धीरे धीरे अधीनस्थ शासक मजबूत होते गए और राजा की स्थिति कमजोर होती गई। सामंती व्यवस्था में प्राय बड़ी बड़ी भूमियाँ दान में ही दी जाती हैं, जिसके से राजस्व भी को प्राप्त होने वाले करों को वसूलने का अधिकार भी दान में दे दिया जाता था तथा शासन के अधिकार हस्तांतरित कर दिए जाते थे। इससे भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। सामंती व्यवस्था में राजा का अधिपति तथा उसके सामंत के बीच स्वामी तथा स्वामी भक्त दास का संबंध बना, जो कि जरूरत पड़ने पर अपने स्वामी को सैन्य सहायता आदि देता था। तो दो सही हैं और ये नहीं है इसका सही। तो आंसर होगा हमारे विकल्प में, देखिए, ए 2 और 3। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका आंसर। दूसरा और तीसरा सही है। अगला आगे कह रहा है ये दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हुंडी राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श नहीं। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वही नहीं। विनिमय पत्र, ये सही है। सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश नहीं। देखिए, उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप को विनिमय पत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्यतः हुंडी जिसे विनिमय पत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह एक लिखित विनिमय पत्र होता है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें बिना शर्त यह आदेश दिया होता है कि यह विनिमय पत्र के धारक को या अंकित व्यक्ति को उसमें अंकित धनराशि दे दी जाए। यह प्राचीन काल में उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी। इसका स्वर्ण सिक्का त्रय कहलाता था। हुंड इसी हुंडी शाखा के लोग थे।
जो चीन के हुन्नान में बसे थे। हुंडी शाखा के लोग कहाँ बसे थे? चीन के हुन्नान में बसे थे। चीन में बसे इस जाति के लोगों को अब हयान कहा जाता है। अब इन लोगों को क्या कहते हैं? हनान, हयान। क्या कहते हैं? हयान। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। राजा भोज 1850 से 900 ईसा में रहा था इसका शासन। प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। राजा भोज कौन थे? प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। इन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वाराह की उपाधि धारण ग्रहण की थी। लगभग 885 ईस्वी के दौरान राजा भोज के अधीनस्थ प्रतिहारों का एक बड़े स्तर पर उदय हुआ। ठीक है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो नंबर 2 है, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। महेंद्र वर्मन, ये सन लिखते हैं उससे तो पता लगेगा कौन सा क्रम। ये है 600 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महान शासक थे। इन्होंने मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जैन मतावलंबी थे, किंतु तमिल संत अय्यर के प्रभाव में ये शिव बन गए। अब है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। परांतक प्रथम था 907 से 953, 907 से 953 ईस्वी द्वारा चोल सत्ता की वास्तविक रूप से स्थापना की गई थी। चोल सत्ता की वास्तविक स्थापना की थी परांतक प्रथम के द्वारा। इसने मदुरै के पांडे राजा को पराजित कर मदुरै कौंड की उपाधि धारण की थी। अब आता है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की गई थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और भाई राजा भोज का शासन था, कितना था? 850 से 900 ईस्वी। तो कालक्रम कौन सा हुआ? 600 वाला पहले नंबर पे आया, ये दूसरा। पहले नंबर दूसरा वर्मन 600, फिर आया ये चौथा आएगा 750, फिर ये 907 और ये कितना है? ये 850। पहला तीसरे नंबर पे आया, पहला तीसरे पर, और फिर ये आया तीसरा चौथे पर। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये कह रहा है ना, उपरोक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालक्रम क्या है? तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठता है। समझ में आ गया सभी? आगे बढ़े, अगला देखो। अब इस प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करवा रहा राजा और राजवंश है। नानुक चंदेल, जयसिंह, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज राष्ट्रकूट। और फिर कह रहा है उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म। देखिए जो युग्म दे रखे हैं उसमें से नानुक चंदेल सही है, जयशक्ति परमार नहीं, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल सही है, भोज राष्ट्रकूट नहीं, परमार है, प्रतिहार वंश का था ये भी। देखिए भोज तो प्रतिहार वंश के थे, राष्ट्रकूट के नहीं थे। अब देखो जो विकल्प दे रखे हैं इसमें सिर्फ 1 और 3 सही हैं, तो हमारा विकल्प भी केवल 2 युग्म सही है, आंसर सही बैठेगा हमारा। नानुक चंदेल राजवंश का शासक था। इसे इस वंश का वास्तविक
संस्थापक माना जाता है, जिसकी अवधि 831 से 845 ईस्वी थी। ये प्रतिहारों के सामंत थे। कौन थे ये नानक? प्रतिहारों का सामंत था। इसकी राजधानी खजरो थी। प्रतिहारों का क्या था? ये सामंत। ठीक है ना। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विद्याधर था। नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजा था। इसने 800 से 833 ईस्वी तक शासन किया। इसने 800 से 833 ईस्वी तक शासन किया। इसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का वास्तविक तथा प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। और जो युग्म 2 और 4 हैं, युग्म 2 और 4 सही नहीं है, क्योंकि जय शक्ति परमार नहीं, चंदेल वंश का था। चंदेल वंश का राजा था। इसने 870 से 900 ईस्वी तक शासन किया। यह वाक्यपति के बाद राजा बना था। भोज मालवा के परमार वंश से थे। ये किस वंश से थे? परमार वंश के सबसे लोकप्रिय राजा थे। इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। इसने 1000 से 1005 ईस्वी तक शासन किया। इसकी प्रमुख रचनाएं थीं सरस्वती, कंडाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड आदि रचनाएं थीं। समझ में आ गया पूरा? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गहड़वाल, काकतीय, यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आदि 8वीं शताब्दी में स्थापित किए? केवल 1, केवल 2, केवल 3, किसी ने नहीं। देखिए, उपर्युक्त में से किसी साम्राज्य ने अपने राज आदि 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नहीं किए थे। किसी ने नहीं। तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल सही आंसर बैठता है, किसी ने भी। होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था, जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया। लेकिन इसमें कह रहा था ये 8वीं शताब्दी नहीं था। ये कौन सी था? 10वीं और से 14वीं शताब्दी तक। कन्नौज का गढ़वाल वंश एक राजपूत राजवंश था, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। काकतीय राजवंश एक तेलुगु राजवंश था, जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान भारत के अधिकांश पूर्वी दक्कन क्षेत्र का शासन किया था। देवगिरी का यादव एक मध्यकालीन भारतीय राजवंश था। इसका राज्य दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में था। वे पहले चालुक्य के सामंत थे। 12वीं सदी के अंत में जब राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई तो स्वतंत्र यादव समाज के संस्थापक भिल्लम ने चालुक्यों के विरुद्ध आक्रमण गतिविधियां प्रारंभ करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्य कृति दे रखी है, रचनाकार दे रखी है। देवी चंद्रगुप्त, विल्हड़, हम्बीर महाकाव्य, नयचंद सूरी, मिलिंदपन, नागार्जुन, नीति वाक्यमृत, सोमदेव सूरी। उपयुक्त में से कौन से कितने सही सुमेलित हैं? देखिए, इसमें देवी चंद्रगुप्त ये सही नहीं है। विल्हड़, हम्बीर महाकाव्य, नयचंद सूरी ने लिखा, सही है।
मेलंद चंद नागार्जुन नहीं, ये भी सही नहीं है। नीति वाक्यव्रत सोमदेव गिरसूरी, ये सही है। तो जो दिए गए इस युग में केवल 2 सही हैं। हम्बीर महाकाव्य विद्वान जैन विद्वान नयचंद सूरी द्वारा लिखा गया। यह 15वीं शताब्दी में रचित संस्कृत महाकाव्य है। और नीति वाक्यमृत 10वीं शताब्दी ईस्वी में की 10वीं शताब्दी के जैन रचनाकार सोमदेव सूरी की रचना है। इसमें आर्क अंगिरम नारद भारद्वाज व्यास आदि के संबंध में उल्लेख मिलता है नीति वाक्यव्रत में। और अब बात करते हैं युग्म 1 की। युग्म 1 व 3 सही नहीं है, क्योंकि देवी चंद्रगुप्त संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त, विशाख दत्त ने की थी। ये संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाटक है। मिलिंद पन्हा एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी। किसने की थी? नागसेन। इसकी रचना नागसेन ने की थी, न कि नागार्जुन ने। जिसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी। इसमें नागसेन एवं इंडो ग्रीक शासन मिनांडर के मध्य संवाद का उल्लेख है। तो कितने सही हैं? केवल 2 युग्म सही है, तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर बैठता है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे, बहुत जल्दी। बने रहें चैनल पर।